चलिए देखते हैं राष्ट्र आय का गणना सरकार राष्ट्र आय का गणना अगर सर्वप्रथम यदि कोई बात किया तो दादा भाई नेहरू किए थे, पुस्तक लिखे थे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, एक पुस्तक लिखा गया था जिसमें बताया था कि अंग्रेज जो है धन का बहिर्गमन कैसे कर रहा है, मतलब पैसा भारत से कैसे निकाल रहा है, उसको बोलते हैं डेल थ्योरी। एक तरह का वो एक तरह का ऐसा थ्योरी दिए थे ना कि अंग्रेज भारत से पैसा ले जाकर भारत को गरीब बना रहा है। और ये पहली बार बात करने वाला व्यक्ति जो था भारत में दादा भाई नेहरू जी थे। और इस बात को लेकर ना भारत में बहुत बहस छिड़ गया था कि देश का भी इनकम का गणना होना चाहिए। इसके लिए किताब लिखा गया था, किताब लिखे थे पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। इसके बाद भारत जब आजाद हो गया 1947 में ना, तो इसके बाद एक सीएसओ का गठन किया गया। सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एक तरह का संगठन है जिसका स्थापना हुआ 29 जून 1951 को। और इसी कारण है राष्ट्र आय का गणना जो है सीएसओ के द्वारा किया जाता है भारत में हर एक वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम लोग क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गणना का सर्वप्रथम बात करने वाले सर्वप्रथम दादा भाई नेहरू जी है। पुस्तक लिखा था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल। ये पुस्तक 1868 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें प्रति व्यक्ति आय का भी बात किया गया था। प्रति व्यक्ति आय उस संबंधित याद रखेगा। अब उसके बाद जब भारत आजाद हो गया ना, तो सीएसओ का गठन किया गया। और सीएसओ एक संस्था है जो भारत में राष्ट्र आय का गणना का बात मतलब मापन करता है, गणना करता है। तो सीएसओ का स्थापना हुआ था 29 जून 1951 को, और इसीलिए 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्र का गणना वर्ष में एक ही बार होता है, साल भर में एक ही बार गणना होता है। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर में होता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 2 तरह का ईयर होता है, कैलेंडर ईयर, एक विद फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर होगा 1 जनवरी में स्टार्ट होगा जो आने वाला है, और स्टार्ट होने वाला 21 दिसंबर को जो एंड होगा वो कैलेंडर ईयर कहलाता है। वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 21 मार्च को अंत होता है, वो क्या कहलाता है, तो वित्त वर्ष कहलाता है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते राष्ट्र आय जो होता है ना, वो होता है क्या, तो समझ सिंपल सा वर्ड में 2 वर्ड याद रखिएगा। 2 तरीका से निकाला जाता है, एक फैक्टर कॉस्ट पर, एक मार्केट प्राइस पे। तो फैक्टर कॉस्ट होता है साधन लागत पर शुद्ध निवल राष्ट्र उत्पाद को भी राष्ट्र आय कहते हैं। साधन लागत या उत्पादन लागत पर शुद्ध निवल राष्ट्र उत्पाद को क्या बोलेंगे, राष्ट्र आय कहा जाता है। अब साधन क्या है तो आपको पता ही होगा, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, इस सब से सारी चीजों को यदि मिलाकर कहीं ना कहीं इनकम जनरेट होगा। अब इनकम जनरेट होगा तो वह भी क्या कहलाता है, राष्ट्र आय कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बात कीजिएगा तो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। अब उद्यम में बहुत कुछ आ जाएगा, उद्यम मतलब एंटरप्रेन्योरशिप होता है। अब उद्यम में बहुत सारा आ जाएगा, वेज, मजदूरी, इंटरेस्ट, वह भी कहीं ना कहीं एक इनकम का साधन हो जाता है। तो ये सारा चीज जो होता है साधन लागत के शुद्ध निवल राष्ट्र उत्पाद को ही राष्ट्र आय कहा जाता है। अब इसको दूसरे तरीका से डिफाइन किया गया राष्ट्र आय को, एक वित्त वर्ष में उत्पादित अंतिम सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है, राष्ट्र आय। एक फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम लोग वित्त वर्ष बोलते हैं। अब इसको अन्य और भी तरीका से डिफाइन किया जाता है, C+I+Y X इन -M। अब ये जो है ना क्या है, तो जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड कर दीजिए क्या, विदेशों से प्राप्त आय, और माइनस क्या कर दिए, विदेशी द्वारा प्राप्त आय। मतलब सिंपल सा बात है, अडानी अंबानी कमा रहा है, भारत ला रहा है, उसको ऐड करेंगे, और गूगल या नेटफ्लिक्स जो कमा के ले जा रहा है उसको घटाएंगे, तो उसको ऐड माइनस कर देंगे और अडानी अंबानी के इनकम को ऐड कर देंगे, क्योंकि भारत का इनकम है। तो ये सारा हो जाता है, उसी को एक्स बोलते हैं, उसी को एम बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्र आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, सर्वाधिक योगदान। कृषि क्षेत्र में राष्ट्र आय का योगदान दिन प्रतिदिन घटता गया। अभी वर्तमान में राष्ट्र आय में कृषि क्षेत्र में मात्र 14.5% है, जबकि होना चाहिए नहीं भी तो 60% होना चाहिए। ये उल्टा हो गया है खास तौर पे। जैसे ये ना सरकार का सबसे गड़बड़ चीज है, क्या कि जब भारत में ना भारत एक कृषि प्रधान देश है, 70% लोग पढ़ते रूप से ना एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। और जब एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है तो सर्वाधिक पैसा किसमें जनरेट होना चाहिए, एग्रीकल्चर में, तभी भारत विकसित बन सकता है। क्या कि जिस सेक्टर से ज्यादा लोग जुड़ा होता है उस सेक्टर में ज्यादा इनकम बनना चाहिए, तभी लोग देश विकसित होता है। लेकिन गड़बड़ करके क्या दिया, सेवा क्षेत्र का इनकम बहुत जनरेट करवा दिया, इतना जनरेट करवा दिया कि 70% इनकम जनरेट करता है भारत में सेवा क्षेत्र। यही कारण है कि मोबाइल, टीवी या सब चीजें बेचने वाले ना बहुत ज्यादा अमीर है, और नॉर्मल एग्रीकल्चर सेक्टर यानी सेक्टर वाला लोग ना बहुत गरीब है, क्योंकि इसमें पैसा को जनरेट बहुत ज्यादा किया गया। और जनरेट करने के कारण देश में क्या हो गया, इस सब चीजें से जो जुड़ा रहा, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी,
फ्रीज, ये सब चीजें से जो जुड़ा रहा उसके पास बहुत पैसा आ गया, और एग्रीकल्चर सेक्टर से जो जुड़ा रहा वो सबके पास पैसा एकदम कम हो गया। तो ये सारा गड़बड़ियां थी जो नया मोदी बोले थे 2024 तक डबल कर देंगे, हुआ नहीं कोरोना काल के कारण। राष्ट्र आय की गणना का समस्या सबसे बड़ा क्या है, जो दोहरी गणना की समस्या है। दोहरी गणना डबल कॉन्फिडेंस जो होता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मान लो गेहूं का भी दाम जोड़ लें, अब बाद में जाके आटा का भी दाम जोड़ दें, फिर आटा से बिस्किट बना फिर उसका भी दाम जोड़ दें, तो राष्ट्र आय का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाएगा। तो वो एक प्रॉब्लम होता है, वो घटाया जाता है प्राइस को। राष्ट्र आय में क्या शामिल नहीं किया जाता, तो ये सभी एक पक्षी हस्तांतरण आय को नहीं शामिल किया जाता। मतलब जो इनकम ट्रांसफर इनकम होता है वैसे को राष्ट्र आय में शामिल नहीं किया जाता। ट्रांसफर इनकम क्या हो गया, जो मतलब मेहनत किए बिना कमाया गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफर इनकम। मतलब मेहनत नहीं किया फिर भी पैसा आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसफर इनकम कहलाता है। जैसे टैक्स सरकार को, दान, उपहार, धर्मांत, किसी भी धर्म के लिए जो दान देते हैं, ये सब क्या होता है, ट्रांसफर इनकम आता है। याद रखिएगा, आया भी है क्वेश्चन। अब राष्ट्र आय का मापने का 3 विधि है। अब उत्पाद विधि, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मूल्य वृद्धि विधि भी कहा जाता है। अब मूल्य वृद्धि विधि, उत्पाद विधि को मूल्य वृद्धि विधि और औद्योगिक उद्गम विधि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक लेखा वर्ष में घरेलू क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। सारा मतलब एक जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर जितना भी तरह का प्रोडक्शन हो रहा है वस्तु और सेवा का, उस सारे का मूल्य को ऐड कर दिया जाएगा, तो क्या कराएगा, नहीं तो एक साधारण लैंग्वेज में समझना। भारत एक देश है, अब भारत देश में सिंपल सा बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी उद्योग, बहुत सारा कारखाना, सब कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है। मोबाइल, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, सेवा सेक्टर या अन्य सेक्टर, उसके कारण क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है। अब उनके कारण जनरेट हो, सारे को जोड़ दिया जाएगा, क्या करेगा, उत्पाद विधि। कहीं ना कहीं वो लोग क्या कर रहा है, मूल्य में वृद्धि कर रहा है। प्रोडक्शन किसी भी नेचर का जो संसाधन है उसके मूल्य में वृद्धि कर दिया, मनुष्य के लिए उपयोगी बना दिया। जैसे सोलर, जैसे पंखा, कहीं ना कहीं अभी AI आ रहा है कहीं ना कहीं। तो ये सारा चीजें जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा मूल्य वृद्धि किया गया है उत्पादों में, और उसी को इसलिए बोला जाता है मनुष्य इसके लिए उपयोगी करता है, उपयोग करता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ रहा है आने वाले टाइम में, वो ज्यादा डेवलप तो हो ही चुका है, लेकिन उतने कम लोग कॉस्ट में नहीं आया 4 व्हीलर। तो ये सब जो है ना मूल्य वृद्धि भी निकलाता है उत्पाद के मूल्य। तो इसके कारण क्या होगा, ये देश का इनकम जनरेट होता है। आय विधि क्या होता है, तो आय विधि को 2 नामों से जाना जाता है, वो साधन भुगतान विधि या अंश वितरित विधि का भी जाता है। याद रखिएगा, इसको इनकम मैनेज करता है। अब आय विधि क्या, तो सिंपल सा वर्ड में याद रखना, भूमि, श्रम, पूंजी, ये तीनों चीज का यदि संचालन होगा तो उससे कहीं ना कहीं इनकम जनरेट होगा। अब वो इनकम जो जनरेट करेगा, वो इनकम कैसे बनाएगा, राष्ट्र आय का निर्माण करेगा। जैसे एग्जांपल समझिए, यदि आप अपना इनकम बढ़ाना चाहते हैं, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको भूमि चाहिए। दूसरा क्या करना होगा, लेबर होना चाहिए। लेबर मतलब समझ आइए, तो आप कीजिए मेहनत, ये तो अन्य से करवाइए। लेबर मतलब लेबर नहीं, मतलब लेबर मतलब सब कुछ हो जाता है, कौशल हो गया, डेवलपमेंट हो गया, स्किल हो गया, सब कुछ हो जाता है। या फिर मजदूरी हो गया, या मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, या कुछ भी चीज हो गई, तो वो क्या हो गया, लेबर हो गया। अब पूंजी, कैपिटल चाहिए। अभी तीनों को मिलाकर हम क्या करेगा, संचालन होगा तो इनकम जनरेट करेगा। तो वो सारा चीज क्या करेगा, राष्ट्र आय का मापने का आय विधि कहलाता है, याद रखिए। अब देखिए वय विधि, वय विधि जो होता है राष्ट्र आय मापने का तीसरा महत्वपूर्ण विधि है, जिसको हम लोग प्रयोज्य ढंग विधि भी कहा जाता है, डिस्पोजल मेथड कहा जाता है। ये क्या है ना, एक लेखा वर्ष में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक लेखा वर्ष में जीडीपी पर मार्केट प्राइस पर गणना किया था। मार्केट प्राइस मतलब जितना भी पैसा देकर आदमी खरीद रहा है भारत में, उसके पर गणना किया जाता है। जैसे एग्जांपल समझो, आदमी को मापने का भी 3 तरीका है। आप किसी को माप सकते हैं, शांत रहिए ना, पहले भी नहीं पढ़ा, अभी भी नहीं पढ़ना। उत्पाद विधि राष्ट्र मापने का 3 विधि है। एक उत्पाद विधि, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड, आय विधि, वय विधि। उत्पाद विधि सिंपल सा याद रखना, आदमी को भी मापने का 3 तरीका है। या तो तुम किसी को एक्सपेंडिचर से माप सकते हो, कितना खर्चा कर रहा है उससे मेजर कर लेते हो, या तो फिर उसका इनकम क्या है उससे मेजर करते हो तुम, या तो फिर तीसरा तरीका है, या तो उसके पास कितना प्रोडक्शन है, ग्राहक कितना आता है, समझिएगा, उससे मेजर करते हो। तो यही भी हर एक चीज का मापने का यही 3 तरीका होता है, और राष्ट्र आय का भी यही है। अब देखो राष्ट्र आय निजी आय में अंतर, राष्ट्र आय निजी आय में 2, पहले ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र आय में केवल साधन आय को शामिल किया था। साधन आय क्या था, तो यहाँ मतलब भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम, ये सभी चीजें मिलाकर कहीं ना कहीं इनकम जनरेट करेगा।
अब इनकम जनरेट करेगा तो राष्ट्र आय कराएगा, तो राष्ट्र आय में क्या शामिल किया जाएगा? साधन आय। अब पूंजी आय में, निजी आय में क्या होगा? साधन आय और हस्तांतरण आय दोनों शामिल होगा। साधन आय क्या था तो ये समझ रहे हो, भूमि श्रम पूंजी और उद्यम के संचालन से इनकम। हस्तांतरण आय क्या है तो टैक्स, डोनेशन, धर्मार्थ, उपहार, ये सब क्या है? ट्रांसफर इनकम है। तो निजी आय में जो होगा साधन आय और हस्तांतरण आय दोनों शामिल किया जाता है। साधन, अब राष्ट्र आय में जो होता है ना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों आय को शामिल किया जाता है, जबकि निजी आय में केवल निजी क्षेत्र का आय शामिल किया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्र आय में राष्ट्र ऋण पर ब्याज शामिल नहीं होता है। राष्ट्र ऋण पर ब्याज करने का मतलब जो देश पर जो लोन लिया गया उस पर जो इंटरेस्ट चुकाया जा रहा है उसको नहीं शामिल किया जाता। और निजी आय में इसका समझिए नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक में कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हम रिपीट करेंगे, ध्यान से बोलिएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब यदि छोड़िएगा ना इसको तो बाद में छूट जाएगा। ये तो मेरा 100% गारंटी है, कि इसको ना तुम पढ़ के जाके एग्जाम नहीं दे पाएगा पूरी तरह। आपका दिमाग अंडरस्टैंड रटने के बाद कहीं ना कहीं गलती हो जाएगा। आपको दो चीज ध्यान रखना। बोले बोलिएगा ध्यान से, हम नहीं बोलेंगे। राष्ट्र आय का गणना का सर्वप्रथम बात कौन किया था? दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी कौन से पुस्तक लिखे थे? उसके बाद बोलेगा राष्ट्र पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल जो था वो किस चीज पे बात किया था? धन बहिर्गमन का सिद्धांत या धन निष्कासन का सिद्धांत। आगे बोलते राष्ट्र आय का गणना भारत में कौन करता है? तो सीएसओ का गठन कब हुआ है? तो 1919। सीएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय सीएस सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को ही मनाया जाता है, क्योंकि 29 जून को क्या है तो इसका स्थापना हुआ था। राष्ट्रीय गणना वर्ष में कितने बार होता है? तो एक बार, और वह वित्त वर्ष में करता है। अब साधन या उत्पादन लागत पर शुद्ध निवल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या बोलेंगे? तो राष्ट्र। साधन मतलब क्या हो जाएगा? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। अब उद्यम में, एंटरप्रेन्योरशिप में सब कुछ आ जाएगा। मजदूरी और ब्याज किसमें शामिल होगा? तो साधन आय। मजदूरी और ब्याज किसमें शामिल होगा? अब एक वित्त वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है? तो राष्ट्र आय। अब राष्ट्र आय का वित्त वर्ष मतलब क्या होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब ये फॉर्मूला याद रखिए, C + I + Y S - ये क्या हो गया? तो जीडीपी प्लस विदेशों से आय माइनस विदेशों द्वारा। अब देखो राष्ट्र आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सेवा क्षेत्र का। कृषि क्षेत्र का कितना है? तो लगभग 14.5%। राष्ट्र आय में गणना करने में क्या समस्या आता है? तो दोहरी गणना की समस्या आता है। राष्ट्र आय में क्या शामिल नहीं किया जाता? तो एक पक्षीय हस्तांतरण शामिल नहीं किया जाता। जैसे क्या? कर, दान, धर्मार्थ, उपहार, ये सब शामिल नहीं होता। राष्ट्र मापने का कितना विधि है? तो 3 विधि। अब कौन कौन है? उत्पाद विधि, मूल्य वृद्धि, उसी को बोला जाता है, उसी को हम लोग औद्योगिक उद्गम विधि कहा जाता है। दूसरा कौन है? तो आय विधि। आय विधि को और क्या नाम से जाना जाता है? साधन भुगतान विधि या अंश विधि। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला विधि क्या है? तो प्रयोग वय विधि, जिसको हम लोग क्या बोला जाता है? तो प्रयोग धर्म विधि कहा जाता है राष्ट्र मापने का। तो याद रखिएगा, एक ही चीज का 2-3 नाम है, नम्मा नहीं भूलिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा के आया है 2-3 बार। राष्ट्र आय में क्या शामिल होता है? तो केवल साधन आय, जबकि निजी आय में साधन आय और हस्तांतरण आय दोनों।